हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपके साथ रहकर हमने शिक्षा पाई है। यानी एक स्टूडेंट्स अपने टीचर से कह रही है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योति जलाई है, आपके साथ रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटके जब हम, तो आपने ही राह दिखाई है। यानी कहते हैं कि छात्रा कह रही है कि जब हम गलत राह पर भटक रहे थे, हमें राह मालूम ना था, तो हमने एक राह का चुनाव किया और उस सही रास्ते पर ले जाने का काम आपने ही तो किया है। यानी कहने का अर्थ है कि एक शिक्षक आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं, उन्हें आदर सम्मान दिया करें, चाहे कोई भी टीचर हो। तो मेरे भाई, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, उन्हें सामने एक तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी। जो क्लास 10th से हैं उनके पास एक किताब होगा, गोधुली भाग 2। क्या नाम इसका? हेलो, बंद करें उसे। उनका नाम है गोधुली भाग 2। इसका एक पहला चैप्टर है, शीर्षक है जिनका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी हमारे जो राइटर हैं, जिनका नाम संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है, बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, भीमराव के नाम से जाना जाता है, और अंबेडकर जी भी कहते हैं लोग। अंबेडकर जी गूगल में सर्च करिए, वही तस्वीरें आएंगी। भीमराव कहिए, वही तस्वीर आएगी। संविधान निर्माता कहिए, वही तस्वीर आएगी, है ना। यानी अनेकों नाम से प्रसिद्ध हमारे ये हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। पहले हम लोग आज लेखक परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे, देखिए, या तो आप लोग बाहर चले जाएं या डिस्टर्ब ना करें हमें। चुपचाप सुनिए, नहीं आपकी जरूरत का है फिर भी बैठे बैठे सुनिए। आप उधर डिस्टर्ब करिएगा ना तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम सही बता नहीं पाएंगे किसी को। ठीक है, थोड़ा सा समझिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें इस चैप्टर से भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में पढ़ना है पहले, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लेखक परिचय से। बाकी फिर सब्जेक्टिव के लिए जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगी क्लियर। बस करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा लेखक परिचय देखते हैं। सबसे पहले एक तस्वीर है सामने आपके, यही है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में कहा जाता है, इनका नाम क्या भाई? तो भीमराव अंबेडकर। लोग प्यार से बाबा साहब भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं प्यार से इन्हें? बाबा साहब। ठीक। इनके नाम में अंबेडकर आखिर क्यों लगा, जबकि ये जाति के महार हैं, यानी चमार जाति के थे। इनके जो वहां की टाइटल हुआ करती थी उस समय, इनके गांव का सकपाल कहा करते थे। फिर इनके नाम के साथ अंबेडकर क्यों लगा, तो विशेष जानकारी के लिए मैं बता दूं, अंबेडकर उनके गुरु थे, जिनका पूरा नाम था कृष्ण केशव अंबेडकर। ये जाति के ब्राह्मण थे, जाति के ब्राह्मण। और स्कूल में इनका दर्जा नाम नहीं लिखाया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही कहते थे कि मेरा नाम भीमराव सकपाल है, भीमराव शकपाल है, तो लोग इनका नाम नहीं लिख रहे थे वहां स्कूल में। शिक्षक जो उनका नाम है कृष्ण केशव अंबेडकर, इनके विद्वता से काफी प्रभावित हुए, इनके ललक गुण से प्रभावित हुए, तो उन्होंने कहा कि इनका नाम लिखिए भीमराव अंबेडकर। यानी हम अपना टाइटल इनको देते हैं और हमें इन्हें अपना पुत्र मानते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक गुरु की कृपा से आज वह एक दलित लड़का इस दुनिया के मकाम पर पहुंच गया है, भारत के उस मकाम पर पहुंचे हुए हैं जिन्हें लोग भारत रत्न के नाम से सम्मानित करते हैं, और संविधान निर्माता के नाम से। वही एक छोटा सा बालक जिनका नाम स्कूल में नहीं लिखाया जा रहा था, गुरु की कृपा हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना टाइटल दे दिया कि आप लिखिए भीमराव अंबेडकर। तो जो सकपाल थे वो क्या हो गए, अंबेडकर हो गए।
क्लियर। आगे चलते हैं। इनका जन्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भाई भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 को। एक जगह है जिसका नाम है महू, मध्य प्रदेश में। वास्तविक इनके घर वहां नहीं थे। इनके पिताजी जो थे वो महू मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, पुलिस समझिए, अंग्रेजी सरकार में एक पुलिस थे, तो उसी पद पर रहते थे। तो उनकी तबादला कहाँ थी, यानी भर्ती कहाँ हुई थी, तब मध्य प्रदेश के महू में, वहीं इनका जन्म हुआ था। लेकिन मृत्यु उनकी हुई 6 दिसंबर 1956, 65 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा दोनों शब्द, यानी उनका जन्म कब हुआ, तो 14 अप्रैल 1891, मृत्यु कब हुई, 6 दिसंबर 1956 को। कहाँ हुई, जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश, मृत्यु कहाँ हुई, दिल्ली में हुई थी। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? चलिए अब आगे। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखेंगे इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। रामजी मालोजी सकपाल, यानी उस समय जो महाराष्ट्र हुआ करते थे, मध्य प्रदेश हुआ करते थे, उस समय में वहां पर टाइटल जो है इनका क्या था, सकपाल के नाम से ही जाना जाता था। और इनकी माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था, भीमाबाई। ये माता पिता के 14वें संतान थे, यानी भीमराव अंबेडकर से पहले रामजी सकपाल जी को कुल 13 बच्चे हो चुके थे, जिनमें कुछ की मृत्यु हो गई थी और कुछ ही बच गए थे, ठीक है। लेकिन ये 14वें संतान थे, कौन, भीमराव अंबेडकर 14वें थे, यानी और कुछ भाई बहन मर चुके थे, लेकिन 14वें संतान थे ये, ठीक है, याद रखेंगे 14वें। और हाँ, इनके प्रेरणा किससे मिलती थी, माने ये किनको किनको मानते थे अपना गुरु, तो याद रखेंगे भगवान बुद्ध के बातों से काफी प्रभावित होते थे, कबीर जी के बातों से प्रभावित होते थे, और ज्योतिबा फूले की बातों से प्रभावित होते थे। ज्योतिबा फूले के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जो हमारी चैनल पर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्च करिए, वहां मिलेंगे और उसके बारे में जान सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे भीमराव अंबेडकर की जीवनी। मैं बता दूं, इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी मृत्यु हो चुकी थी। किनकी, इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, तो इनकी देख रेख इनके चाची की थी, और प्रेम से प्यार से उन्हें भीमा भीमा कहा करते थे, इसलिए नाम पड़ गया उनको भीमराव। क्योंकि बचपन में थोड़ा सा थुल थुल मोटे थे, और ऐसे भी चित्र अभी भी देखते होंगे तो उनकी आकृति थोड़ी सी मोटी है ना, इसलिए उनको लोग भीमा भीमा कहते थे। अब बाद में नाम में पड़ गया भीमा भीमराव, ठीक है, यानी माता के नाम पर ही उनको भीमराव नाम पड़ा था। इतना बात समझ गए। अब यहां से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि भीमराव अंबेडकर किससे प्रभावित होते थे। ऑप्शन में रहेगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, इनमें सभी। क्या लगाएंगे हम लोग, क्लियर। आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को, है ना, ऐसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इनका जन्म तो हुआ था महू मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ दिनों बाद इनका तबादला, तबादला क्या मतलब, रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि ये 14वें संतान थे, तो उनके पिताजी की उम्र कुछ ज्यादा हो गई होगी, नहीं, तो इसलिए वो अब सैनिक से रिटायर हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि अब घर चला जाए, और वो चले जाते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, उनका घर पड़ता है, वहीं चले जाते हैं महाराष्ट्र। इसके बाद वो कुछ काम की तलाश में जुड़ जाते हैं, काम तो जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन एक जगह स्टोर कीपर के रूप में इन्हें नौकरी मिल जाती है। इनके पिताजी को अपने तीनों बच्चे बेटे को लेकर के वह स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए, और स्कूल में नामांकन के लिए जैसे ही जाते हैं, तो पहले तो लोग जाते समय इनका विरोध करता है कि एक चमार का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। कई घटनाएं इनके साथ घटती है, सारे विरोधों के बावजूद भीमराव अंबेडकर पढ़ना शुरू करते हैं, और हर बार अच्छे नंबर से पास करते हैं। खास करके जब मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, तो प्रथम श्रेणी से पास करते हैं। उस समय महार जाति में सबसे काफी खुशी की बात होती है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी कोई महार जाति का बच्चा मैट्रिक का परीक्षा दिया ही नहीं था। ये पहले बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया था।
इसके बाद इन्हें छात्रवृत्ति मिलती है सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए जब कॉलेज जाते हैं, वहाँ से पढ़ने के बाद जब ये वहाँ की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है, उच्च पढ़ाई करने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि बड़ौदा महाराज जो है ना अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बड़ौदा महाराज से ये मुलाकातें करते हैं। मुलाकात करने के बाद बड़ौदा महाराज के सहयोग से ही ये पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका के बाद फिर इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अमेरिका और इंग्लैंड 2 जगह पढ़ाई करने के बाद वो वापस भारत आते हैं और लॉ की परीक्षा पास करके और विधि शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता के रूप में भारत में उपस्थित होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से ये पढ़ने के लिए गए थे, तब बड़ौदा महाराज के सहयोग से। कहाँ कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, अमेरिका और इंग्लैंड, यानी लंदन उसको कह सकते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो लंदन, ठीक है ना। अमेरिका का तो राजधानी वाशिंगटन है, यानी न्यूयॉर्क उसको भी कह देते हैं, लेकिन ये गए थे कहां पर, हम लोग अमेरिका गए थे, ठीक है ना, जगह का नाम नहीं पूछता है। चलिए, अब शिक्षा के बाद जब वो भारत लौटते हैं, इनके बारे में अगर कहा जाए, इनकी जो दिमाग थी, एक किताब नहीं, 2 किताब नहीं, एक ग्रंथ नहीं, कई ग्रंथ लिख सकते थे। इनके दिमागों में इतनी पन्ने भरे हुए थे, यानी एक विषय की ये नहीं, कई विषयों के महान ज्ञाता थे, जिनमें याद रखेंगे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। यानी इतिहास के बड़े ज्ञाता, मीमांसक मतलब बहुत बड़े ज्ञाता, इतिहास के एक एक पन्ना, एक एक शब्द के ज्ञाता रहे। विधिवेता थे, यानी विधि शास्त्र के बहुत कानून जो थे, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता, यानी बहुत सारे, ठीक है, याद रखेंगे। बाद में जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन होती है, तो गोलमेज सम्मेलन के बाद ये इंग्लैंड जाते हैं। गोलमेज सम्मेलन में इन्हें आश्वासन मिलता है कि अलग देश का निर्माण किया जाए। ये सोचते हैं भारत आने के बाद कि एक अलग देश जो शूद्रों का देश होगा, छुआछूत का देश होगा, न्यूनतम जाति का, उसको बनाया जाए। लेकिन 1932 में पूना समझौता के बाद फिर से गांधी जी से मिल जाते हैं। ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे विशेष रूप से, लेकिन फिलहाल अभी पढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें आप देख रहे होंगे रचना है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्म, निहिलिशन ऑफ कास्ट्स। आप देख रहे होंगे सर यहाँ पर कुछ को रेड रेड कर दिए हैं, आप लोग पहले भी जानते होंगे, हमारी वीडियो देख रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैसे द कास्ट्स इन इंडिया के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या लिखेंगे हम लोग, नहीं, आपसे पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। एगो मोटा मोटी तौर पर आपको हम समझा दें, आपसे एगो चीज पूछेगा अंग्रेजी में कोनो रचना अगर पूछेगा, तो याद रखिएगा वो ज्यादा करके भीमराव अंबेडकर का होगा, क्योंकि पूरे किताब में लगभग गिनल चुनल में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के लेखक में कौन रहे हैं, तो बाबा साहब ही रहे हैं। तो कौनो अगर आपको दे दे तो समझ जाइयो किसका है, ठीक है। चलिए, मोटे मोटे तौर पर बता दिए हैं। इसके बाद इनकी जितनी रचनाएं हैं, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय जिसको कहते हैं हम लोग शिक्षा विभाग, कल्याण मंत्रालय उसी को कहते हैं हम लोग, शिक्षा विभाग ने बाबा साहब की सारी रचनाओं को 21 खंडों में प्रकाशित कर चुके हैं। 21 खंडों का मतलब समझ रहे ना, यानी 21 भागों में करके उनकी जितनी रचनाएं हैं सबको प्रकाशित कर चुके हैं। आप अगर देखना चाहें, पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। चलते हैं आगे। अब जो आज हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है श्रम प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो किससे लिया गया है, तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। जो एक किताब थी उनकी, अंग्रेजी थी, तो अंग्रेजी को हिंदी में लिखा सन 1936 में। याद रखिएगा किसने लिखा है, तो ललई सिंह यादव ने, यानी हिंदी रूपांतरण किया है, और उसी में से ये पाठ लिया गया है, ठीक है। ये किताब तो बहुत बड़ी थी, उसमें से छोटा सा पार्ट को लिया गया है। तो याद रखेंगे रूपांतरण किसने किया है, तो आपसे पूछे जाएंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने।
ये किससे लिया गया है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये भगवान ये सॉरी भीमराव अंबेडकर की एक रचना है, उन्हीं का अंग्रेजी रचना थी, तो उसको हिंदी में रूपांतरण करके ललन सिंह यादव ने लिखा। उसी का एक पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे। नहीं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, यही ना है जी? देखे थे, पहले है श्रम विभाजन, पहले है श्रम विभाजन, फिर जाति प्रथा, है कि नहीं? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की कहानी हम आपको मौखिक समझाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, मजा जरूर आएगा। और आशा और उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको बखूबी वहां पर से समझ में आ जाएगा जब चैप्टर को सुन लेंगे। भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि एक बहुत बड़ी दुख की बात है, एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि आज भी इस दुनिया में, दुनिया इतनी विकसित हो गई है, विज्ञान इतना बढ़ चुका है, ज्ञान लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज के दौर में हमारे देशों में, भारतवर्षों में लोग जातिवाद को मानते हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है। क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ी विडंबना, विडंबना का मतलब होता है दुख। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज के दौर में, जबकि विज्ञान इतनी विकसित हो चुकी है, लोगों में ज्ञान आ चुका है, फिर भी लोग जातिवाद को मानते हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। ये कौन कहते हैं? भीमराव अंबेडकर कहते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के विरोध में कुछ लोग, जो सामाजिक लोग हैं, आस पड़ोस के लोग, वो कहते हैं कि भीम, तुम गलत बोल रहे हो। अगर समाज को अच्छे से चलाना है, समाज में सभी काम सुचारू रूप से चले, तो जाति प्रथा होना जरूरी है। तो कहा भीम साहब कि वो कैसे, बताइए, हमको समझाइए। कहा देखो, जो समाज का न्यूनतम काम है वो कौन करेगा? उसके लिए न्यूनतम जाति होनी चाहिए, और जाति का काम होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए कि ये काम फलन में जाति करेगा। जैसे अगर कोई मवेशी मर गया हो तो उसे उठावे कौन? तो उसके लिए एक जाति होनी चाहिए, चमार जाति होनी चाहिए। नाला अगर भर गया हो, शौचालय भर गया हो, साफ करने का काम कौन करे? मिस्तर करेगा। उसके लिए वो न्यूनतम जाति होनी जरूरी है। अगर ये जाति व्यवस्था नहीं होगी और जाति के आधार पर काम नहीं होगा, तो ये न्यूनतम काम कौन करेगा? ये कौन कह रहे हैं? जातिवाद के जो पोषक लोग हैं, जो जातिवाद के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जातिवाद होना जरूरी है। आप भीमराव कहते हैं कि हमारे लिए दुख की बात है कि देश इतना आगे बढ़ चुका है, लोग विज्ञान की दृष्टि में आगे जा रहे हैं, फिर भी हमारे देश में जातिवाद को मानने वाले लोग हैं। ये तो सबसे बड़ी बात दुख है। इतना तो भीमराव कहे, उधर से पोषक क्या कहा कि जरूरी है। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं ठीक है काका, आपकी बात तो सही है, कुछ मायने में भी सही है, लेकिन मायने में सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है? तब भीमराव कहते हैं कि अगर बताइए, अगर कि जातिवाद ही अगर अच्छी व्यवस्था है, तो बताइए, हमसे ज्यादा विकसित तो इंग्लैंड है, हमसे ज्यादा विकसित अमेरिका है, हमसे ज्यादा ज्ञान उसके पास है मेरे भाई, तो उसके पास जाति व्यवस्था नहीं है। वो जातिवाद को क्यों नहीं मानता है? हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा उसके पास टेक्निकल है, तो फिर वो क्यों नहीं मानता है? इसका मतलब है कि जब सारी दुनिया में आप जाएंगे तो जाति व्यवस्था आपको वहां नहीं देखने को मिलेगी, और हमारे देश में मिल रहा है, इसका मतलब हम गलत है। सारी दुनिया में कहीं नहीं है। आप अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, देखिए, अगर जातिवाद अच्छी व्यवस्था है, अगर जाति व्यवस्था अच्छी होती तो उन सारे देशों में भी होती, फिर हमारे यहां ही क्यों है? अब ये भी सही है, क्लियर? चलिए, तो भीमराव कहते हैं कि ठीक है काका, आपकी बात को हम समझते हैं कि न्यूनतम काम के लिए न्यूनतम जाति होनी जरूरी है। चलिए, आपकी बात को हम मान लेते हैं। इतना तक तो ठीक है कि जातिवाद होना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर काम का जो बंटवारा है, ये गलत है। जाति ठीक है कि आप तेली हैं, आप यादव हैं,
आप महतो हैं, आप साहनी हैं, चलिए ये बात हम ठीक है मान लेते हैं। लेकिन जाति के आधार पर जो आप काम का बंटवारा कर देते हैं ये गलत है। काहे गलत है समझिए। अगर ये जातिवाद अगर है तो आप तो फिर जो जाति में आप हैं उसी को काम को करेंगे, दूसरे काम तो करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आप ब्राह्मण जाति में हैं तो आपका काम है पढ़ना, पढ़ाना, वेद पाठ करना। और हम आज जन्म ले लिए तेली जाति में तो हम आज तो पढ़ाते नहीं क्या? क्योंकि जाति में हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो तेल बेचना है काम भाई जातिवाद का। तो कैसे होगा भाई? ये कह रहे हैं भीमराव अंबेडकर कि जाति ठीक है, चलो भाई आप जाति को मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कामबा का बंटवारा काहे कर दिए जाति के आधार पर? अगर कर दिए हैं तो ये सबसे खराब है। काहे खराब है तो तनी उसको भी समझिए लीजिए आप लोग अभी। तो कहते हैं कि जातिवाद ठीक ठाक था लेकिन काम का बंटवारा हो गया गड़बड़, यानी श्रम जाति के आधार पर जो आपने श्रम बंटवारा कर दिया है ये थोड़ी गड़बड़ है। श्रम के आधार पर जाति नहीं, जाति के आधार पर श्रम। यानी कहने का अर्थ है कि कोई अगर जाति का मोची है और उन माता के गर्भ में कोई बच्चा अगर पल रहा है तो ओकरे माथा में ठोका गया कि बउआ रे तोरा जूता बनाना है जन्म लेने के बाद, तू कोनो और दूसरा काम नहीं करेगा, मवेशी उठावेगा, मवेशी खा लेगा और जूता बनावेगा, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। तुम वेद नहीं पढ़ सकते हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो। यानी कि जन्म से ही उसकी माथा में ठोका गया काम कि तुम यही करोगे। क्या कोई बच्चा अगर मान लीजिए तेली कुल में जन्म लिया है और माथा में ठोका गया कि तुम कुछ नहीं करोगे, केवल पढ़ाओगे, अधिकारी नहीं बनोगे? समझ में आई बातें? तो ये भीमराव अंबेडकर कहते हैं गलत है। अब यहां पर होती समस्या क्या है समझिए कि अगर कोई बच्चा जन्म लिया है ओकरे ऊ काम में मन ना लगे, ओकरे पैतृक काम में, यानी मान लीजिए हम तेली कुल में जन्म लिए हमरे तेल बेचने में मन न लगेगा तब बेमन से काम करेंगे। जैसे अभी मान लीजिए हमारी तानिया को ये कहानी सुनने में मन नहीं लग रहा है तो बेमन से सुन रही है तो काम होगा, सुतरेगा काम? आपको जब मन लगेगा, नहीं कहते हैं, देखिए आप हम में इंटरेस्ट रखिए, जब आप हमरे बोली में इंटरेस्ट रखिएगा तब आप हमारी बात को याद रखिएगा, हमरे में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा। यही बात है यहाँ पर कि बेमन से जब आप काम करेंगे, आपको मन नहीं है, आज जबरदस्ती काम कराया जा रहा है तो आप मन से काम करेंगे नहीं तो काम अच्छा से होगा नहीं। काम अच्छा से जब नहीं होगा तो आमदनी कम होगा, क्या तो ये गरीबी का कारण हो जाएगा, बेरोजगारी का कारण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कहने का अर्थ है कि जाति प्रथा के कारण जो हमारे यहाँ श्रम का विभाजन होती है, ये भीमराव कहते हैं कि जाति प्रथा के जो हमारे यहाँ श्रम विभाजन होती है ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेरोजगारी और उत्पीड़न का कारण है, गरीबी का कारण है। ये तो बात सही है, लेकिन आज के उद्योग में आज इतनी विकसित हो चुकी है, फिर भी आप वहां जाएंगे आपसे जाति पूछा जाता है, और जाति पूछा जाएगा तभी आपको नीचे वाला काम में लगाया जाएगा, ऊंचे काम में नहीं लगाया जाएगा। आप भले योग्य हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन आपको लगाया जाएगा न्यूनतम काम में। जी, जैसे अभी हमने बताया था कि राम जी जो सकपाल जी थे, इनके पिताजी जब रत्नागिरी आते हैं काम करने के लिए जाते हैं तो उनके एक मित्र जो है ना वो कहते हैं कि देखिए आप जाएंगे तो केवल वहां पर जब नाम भरेंगे तो राम जी ही भरेंगे, सकपाल नहीं भरिएगा। लेकिन जब जाते हैं एक नौकरी मिलती है इनको और वहां पर जाकर के लिख देते हैं राम जी सकपाल, इनसे पूछा जाता है कि कौन जाति, तच्चा मार जाति, इनको तभी रिटायर कर दिया जाता है, भागो 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 भागो, है कि नहीं? इनको रखा नहीं जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि भले योग्य थे लेकिन जाति के नाम सुनते ही इनको क्या कर दिया गया, भगा दिया गया। तब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज के उद्योग की दृष्टि से इतने बड़ी विकसित हो गया है लेकिन फिर भी वहां पर देखने को मिलता है कौन व्यवस्था, जातिवाद। अब जिसके पास योग्यता है लेकिन उस उद्योग में जाएगा काम करने, जाति के कारण उसको कहां रख दिया जाएगा, न्यूनतम काम में रख दिया जाएगा, तो क्या उसको मन लगेगा काम करने में? जब बेमन से काम करेगा तो समझ ही रहे हैं कि वह कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए हमारे भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि अगर
देश में लोकतंत्र की बात अगर कर रहे हैं तो लोकतंत्र कब होगा? लोकतंत्र का मतलब क्या? आपस में भाईचारा होनी चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहें, ये लोकतंत्र है। ना कि हम लोग नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र का मतलब हुआ ये कि हम लोग सब मिलजुल करके रहेंगे, सब जाति भाई आपस में मिल के रहेंगे, सब काम सब लोग करेंगे, नहीं तब सच्चे अर्थ में लोकतंत्र हुआ। किताब में लिख दिए कि हम भारत लोकतंत्र वाले हैं, जातिवाद यहां देखा जा रहा है, काम का बंटवारा है कि तुम न्यूनतम काम ही करोगे, दूसरे काम नहीं करने दिया जाएगा, और अगर उस काम में वो प्रांगत हो चाहे नहीं हो फिर भी जबरदस्ती कराया जाएगा। क्या यही लोकतंत्र है? मान लीजिए कि हमारे पैतृक काम है जूता बनाना, हम जूता बनाने में प्रांगत नहीं है, फिर भी हमारा समाज कहता है कि तुमको करना ही पड़ेगा, ओकरे में हमारी आमदनी है चाहे नहीं है, उससे हमको आमदनी नहीं होती है ज्यादा, फिर भी जबरदस्ती हमको कराया जा रहा है कि तुमको करना पड़ेगा। तब भाई बताइए हम आगे बढ़ पाएंगे कभी? तो क्या लोकतंत्र हुआ? लोकतंत्र का मतलब क्या? सब मिलजुल करके रहेंगे। आप हम पर दबाव डाल रहे हैं तो क्या लोकतंत्र हुआ? यानी अगर सच्चे अर्थ में अगर आप लोकतंत्र चाहते हैं देश में, तो आपको इस जातिवाद को क्या करना होगा? खत्म करना होगा, मिलजुल करके रहना होगा, एक दूसरे को सहयोग करना होगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के माध्यम से हमारे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा देश इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी लोग जातिवाद को मानते हैं। ये हमारी देश के लिए सबसे बड़ी विडंबना, विडंबना का मतलब होता है दुख की बात, सबसे बड़ी दुख की बात है। तो पोषक लोग कहते हैं कि नहीं, बात सही है, जातिवाद होना चाहिए। तो भीमराव इनके पक्ष में उत्तर देते हैं कि नहीं, अगर जातिवाद है तो दुनिया के देशों में जाकर के देखिए, क्या वहां जातिवाद है? अगर जातिवाद होता है ठीक है, चलो जातिवाद रखो, लेकिन ये जाति के आधार पर काम का जो आपने बंटवारा कर दिया कि चमार जाति मवेशी उठाएगा, फलाना जाति उसी काम को करेगा, दूसरा काम वो नहीं कर सकता है, ये गलत है। यानी हमारे देश में जो जाति के आधार पर जो काम है, काम के आधार पर जाति नहीं, जाति के आधार पर काम है हमारे यहाँ, ये सबसे गलत है। और इसके पक्ष में कहते हैं कि अगर आप जिस जाति में हैं, आप बेमन से काम करेंगे तो गरीब रहेंगे, आप बेरोजगार रहेंगे। अगर आप देश में लोकतंत्र चाहते हैं तो इस सबको खत्म करिए, मिलजुल करके रहिए, ठीक है? तो आशा है, उम्मीद है, चैप्टर ही बहुत छोटा है, दो पेज का ही है ही, इसीलिए ज़्यादा है नहीं, तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं चैप्टर से बाहर। विशेष पढ़ने के लिए तो भीमराव अम्बेडकर की पूरी जीवनी खत्म कर देंगे, 4 घंटे भाषण देंगे, कभी वो खत्म नहीं होगी। तो विशेष के लिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। आशा और उम्मीद है ये पूरा कहानी समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।